हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स 2023 के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस सीरीज़ के बारे में तो इस सीरीज़ के अंदर हम मोर देन 1000 के आसपास जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आप रेगुलरली इन सीरीज़ को रिवाइज करना, जिससे जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले आप उसको यूटिलाइज कर सको एग्ज़ाम के अंदर, अगर कोई क्वेश्चन इन सेक्शंस से पूछा जाता है तो। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आज के क्विज़ के बारे में तो आज के क्विज़ के अंदर जो क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है वो यूपीएससी के द्वारा रिसेंटली कंडक्टेड एक एग्ज़ाम है जियो साइंटिस्ट का। तो उसी एग्ज़ाम के अंदर जीएस पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको इंक्लूड किया गया है। ऐसे जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, चाहे वो सीएपीएफ हो चाहे वो सीडीएस हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे आपके लिए। यूपीएससी के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। स्टूडेंट्स, ये जो इंडेक्स है नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है और 3 आपको इसके अंदर जो डायमेंशन है वो देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम बात करें 3 इम्पोर्टेंट डायमेंशन हैं और 12 यहाँ पे जो हैं उनके जो सब इंडेक्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो 3 इम्पोर्टेंट जो डायमेंशन है वो कौन से सेक्टर से रिलेटेड हैं? एक तो आपको हेल्थ का मिलेगा, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है आपको एक डायमेंशन। सेकंड इम्पोर्टेंट जो डायमेंशन है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। और थर्ड अगर हम बात करें जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे रिलेटेड है थर्ड डायमेंशन। अगर हेल्थ के अंदर हम सब इंडिकेटर्स की बात करें तो हेल्थ और एजुकेशन के जो सब इंडिकेटर्स हैं उनको याद करना काफ़ी इजी है, क्योंकि हेल्थ के अंदर 3 हैं। तो हेल्थ के 3 सब इंडिकेटर हैं। एक तो न्यूट्रिशन है जो ज़रूरी है, चाइल्ड और एडोलसेंट जो मोर्टिलिटी है, और इसके अलावा एंटीनेटल केयर है जिसको यहाँ पे शामिल किया गया है। एंटीनेटल केयर को, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टिलिटी और न्यूट्रिशन को हेल्थ के अंदर शामिल किया गया है। एजुकेशन के अंदर 2 ही हैं। यहाँ पे ईयर ऑफ स्कूलिंग है कि स्कूलिंग का ईयर कितना है और स्कूल के अंदर आपकी अटेंडेंस कितनी है। इन 2 पैरामीटर्स को रखा गया है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो भी यही पूछा गया है कि एजुकेशन डायमेंशन के अंदर कौन कौन से जो पैरामीटर्स हैं वो रखे गए हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। तो आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम बात करें 1 और 2 है तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ऐसा ही एक इंडेक्स ग्लोबल लेवल पे भी निकाला जाता है जिसे हम जानते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जो ग्लोबल लेवल पे निकाला जाता है वो यूएनडीपी है। और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड का जो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है जो भी पॉवर्टी के रिगार्डिंग में ही है, तो उसके और यूएनडीपी के यहाँ पे कोलैबोरेशन के साथ में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसे निकाला जाता है। यूएनडीपी की बात करें, यूएनडीपी के बारे में हमने क्विज नंबर 1 है, क्विज नंबर 1 के अंदर एक क्वेश्चन है वो डिस्कस किया था और वहाँ पे इसके द्वारा निकाले जाने वाली जो 5 रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स हो, उन सभी के बारे में डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है जन शिक्षण संस्थान जो होते हैं, जन शिक्षण संस्थान, उनके बारे में है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो करेक्ट नहीं है। आप देखिए कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। तो केयरफुली रीड करना, कभी भी क्वेश्चंस को केयरफुली ज़रूर से रीड करना कि पूछा क्या गया है वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम जन शिक्षण संस्थान के बारे में बात करें तो अर्लियर इस इनिशिएटिव को सार्वजनिक विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था और एनजीओज के फॉर्मेट के थ्रू 1967 से एनजीओज के फॉर्मेट के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। स्टूडेंट 2000 के समय इस जो इनिशिएटिव है सार्वजनिक जो शिक्षा विद्यापीठ का जो इनिशिएटिव था उसको जन शिक्षण संस्थान के रूप में चेंज किया गया, उसको रीनेम किया गया। और पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आया करता था, बट बाद में 2018 के समय में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल है जो प्रेजेंट समय में काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर एक सिटीजन के पास स्किल्स का होना, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल है उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड जो एंटरप्राइज है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया ये जन शिक्षण संस्थान जो इनिशिएटिव है।
यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाती है डोर स्टेप पे। बेसिकली आपको अगर कॉलोनी होगा या एरिया होगा वहाँ पे जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। मिनिमम कॉस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉस्ट के साथ में। यहाँ पे जो स्किल एजुकेशन है इसमें लाइफ स्किल जो एलिमेंट हैं, जो स्किल वोकेशनल है, सब यहाँ पे सिखाया जाता है। नॉन फॉर्मल मोड के थ्रू, जो अगर हम बात करें नॉन फॉर्मल मोड के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया है एनजीओज़ के थ्रू। और जो एनजीओज़ यहाँ पे जुड़े होते हैं उनको जो ग्रांट्स हैं वो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो 100% ग्रांट है वो प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसे एनजीओ जो यहाँ पे रजिस्टर हैं एक सोसाइटी के रूप में, तो उनको 100% जो ग्रांट है वो प्रोवाइड की जाएगी। अब आप यहाँ पे देखना कि स्किल भी प्रोवाइड की जा रही है, न्यू लिटरेट हैं, नॉन लिटरेट हैं, उन सभी लोगों को रूडिमेंट्री लेवल की जो एजुकेशन है उन लोगों को भी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे बात किया गया है कि डोर स्टेप बेनिफिशरीज है वो प्रोवाइड की जाएंगी, तो बिल्कुल सही बात है। बट यहाँ पे आप देखिए कि ओनली वुमेन लिखा है, तो ऐसा तो नहीं है। हमारे जो प्रायोरिटी सेक्टर में जो हैं शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, महिलाएं हैं, तो उन सभी लोगों को यहाँ पे जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं उन सभी लोगों को यहाँ पे जो एजुकेशन है वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो नोट करेक्ट है यहाँ पे बी कि ओनली वुमेन नहीं है, तो इस वजह से बी आंसर होगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो एक लैगून है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है और इन सभी के बारे में हमने कहीं ना कहीं डिस्कस भी किया है। आप देखिए कि पुलिकेट लेक है उसको भी हमने इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज के अंदर डिस्कस किया था। दीपोर बेल है उसको आसाम के अंदर सिचुएटेड है, फ्रेश वाटर लेक है, ब्रह्मपुत्रा के नियर बाई ही सिचुएटेड है ये, जो गुवाहाटी सिटी है उसी के पास में है, कमरूप मल्टी जो अर्बन एरिया है वहाँ पे। तो हम बात करें स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको लैगून के बारे में पता होना चाहिए कि लैगून बेसिकली होते क्या हैं। लैगून क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एक वाटर की बॉडी होती है, पानी की एक बॉडी है, वो यहाँ पे ज़मीन के एक छोटे से स्ट्रिप के थ्रू सेपरेट होती है लार्ज वाटर बॉडी के साथ में। सपोज कीजिए यहाँ पे वाटर बॉडी है और यहाँ पे एक ज़मीन का छोटा सा हिस्सा है और यहाँ पे ये जो समुद्र है उससे ये सेपरेटेड है, तो उस एरिया को लैगून के रूप से जाना जाता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे राइट आंसर के बारे में, तो राइट आंसर है पुलिकेट लेक। अब ये पुलिकेट लेक सिचुएटेड कहाँ पे है? पुलिकेट लेक का जो लार्जर पार्ट है वो आपको आंध्र प्रदेश के अंदर 96% जो पार्ट है वो आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलेगा। 4% जो एरिया है वो आपको तमिलनाडु के अंदर देखने के लिए मिलेगा। कौन से ये मानसून से जो पानी है वो रिसीव करती हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हमारा जो सदर्न इंडिया का ये जो पार्ट है, जो हमारा सदर्न इंडिया का ये जो पार्ट है, इसके अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कोरामंडल कोस्ट जो पानी रिसीव करता है वो रिट्रेटिंग मानसून के थ्रू पानी रिसीव करता है। जो हमारी मानसून विंड्स जब वापस रिटर्न करती हैं, वापस वो आती हैं और ये बे ऑफ बंगाल के रीजन से मॉइस्चर को जब वो गेन करती हैं, तो वहाँ उस मॉइस्चर के साथ यहाँ पे हमारे कोरामंडल कोस्ट के ऊपर जो चेन्नई का रीजन है, जो कावेरी का जो रीजन है, उसके अंदर जो पानी है वो रिसीव होता है। तो स्टूडेंट्स ये पुलिकेट लेक भी रिट्रेटिंग मानसून के साथ ही जो पानी है वो रिसीव करती है। इसके अलावा पुलिकेट लेक के जो लैगून के बारे में अगर हम बात करें, तो आप देखिए कि श्रीहरिकोटा एक बैरियर लैंड है, वो यहाँ पे इसको जो बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है उससे यहाँ पे सेपरेट करती है। अभी श्रीहरिकोटा वही है जो हमारे इसरो से रिलेटेड है। यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो भी सिचुएटेड है, जो पुलिकेट लेक के पास जो आइलैंड है वहाँ पे श्रीहरिकोटा बैरियर लैंड के ऊपर ही सतीश धवन स्पेस सेंटर भी सिचुएटेड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दीपोर बेल के बारे में बात करें तो आसाम के ऊपर है, आसाम में है, कमरूप का जो जो अर्बन एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। कोलेरू लेक के बारे में बात करें तो ये रामसर साइट है, आंध्र प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है, आंध्र प्रदेश के अंदर एकमात्र रामसर साइट है। सतीश धवन, इसके अलावा स्टूडेंट्स गोहना के बारे में बात करें हम, गोहना के बारे में, तो गोहना ये है उत्तराखंड के अंदर है और ये गोहना जो लेक है वो न्यूज़ के अंदर में है, लैंडस्लाइड की वजह से न्यूज़ के अंदर में थी। अभी आप देखें कि रिसेंटली भी जो ऋषिगंगा रिवर के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था 2021 के समय में, उस वजह से भी जो उत्तराखंड की जो लेक्स हैं वो न्यूज़ के अंदर में थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है पुलिकेट लेक।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लेशियर्स के रिगार्डिंग में, और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से ग्लेशियर हैं जो पीर पंजाल रेंज के अंदर में नहीं गिरते हैं। तो ये तो बेसिकली स्टूडेंट्स काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, कल भी हमने ग्लेशियर्स को डिस्कस किया था क्विज नंबर 3 के अंदर में। तो आप ग्लेशियर्स को ज़रूर से डिस्कस कीजिए, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा 2019 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट ग्लेशियर कहाँ पे हैं, कौन से जो काराकोरम रेंज है उसके अंदर जो ग्लेशियर्स पाए जाते हैं वो लार्जर होते हैं साइज़ के अंदर में। अगर हम कंपेयर करें पीर पंजाल के साथ में, हमने देखे कि जो सोना पानी है वो पीर पंजाल के अंदर सिचुएटेड है, बारह सिंगरी है वो भी है, गांगरी जो है गैंगरी जिसको बोलते हैं वो भी पीर पंजाल के अंदर ही है। उर्दोक नाम का जो यहाँ पे ग्लेशियर है वो यहाँ पे नहीं है पीर पंजाल का पार्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। इसको हमने कल भी आपके लिए डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने सियाचेन ग्लेशियर जो काराकोरम के अंदर है, इसके अलावा देखिए कि हिप्सारा है, बाइफो है, बालतोरा है, ये मैक्सिमम जो ग्लेशियर्स हैं ये काराकोरम के अंदर हैं। लार्जर ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर हम बात करें कि जो सोना पानी है, इसको कल डिस्कस किया था, ये लाहौल स्पीति का जो रीजन है पीर पंजाल का, उसके अंदर ये सिचुएटेड है। अगर हम बात करें स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है रिवर वैली के बारे में, रिवर्स और वैलीज के बारे में पूछा गया है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ट्रांसवर्स वैली जो होती हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें जो स्ट्राइक वैली होती हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों वैलीज़ के बीच में डिफरेंस क्या है। इस तरीके की जो यहाँ पे लैंड सेटलमेंट क्रिएट होती है, कोई भी सेटलमेंट, तो उसका जो डिफरेंस है वो क्या है। आप देखें कि जो स्ट्राइक वैली होगी, जो स्ट्राइक वैली अगर क्रिएट होती है तो ये पैरेलल होती है, डायरेक्शन जो है उसके रूट के जो बेसिकली रूट है उसके कम्प्लीटली पैरेलल आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वैली के बारे में, तो वो आपको परपेंडिकुलर देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आप देखिए कि कुल्लू वैली के बारे में अगर हम बात करें, तो कुल्लू वैली बेसिकली एक ट्रांसवर्स वैली है, एक परपेंडिकुलर वैली है। ब्यास नदी की वजह से ये बनी है कुल्लू जो वैली है। ब्यास नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए, रोहतांग पास से वो निकलती है, और ट्रांसवर्स यहाँ पे जो सिचुएशन है वो क्रिएट करती है इस वैली को, कुल्लू वैली को। तो स्टूडेंट्स ये दोनों का इंटरचेंज किया गया है। ऐसा यूपीएससी में भी आपको देखने के लिए मिलता है कि दो स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, कोई यहाँ पे टर्म होगा, उन दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाएगा एक दूसरे के साथ में। तो दोनों को इंटरचेंज किया है, तो दोनों यहाँ पे इनकरेक्ट हैं। नर्मदा रिवर के बारे में अगर हम बात करें तो रिफ्ट वैली से वो फ्लो करती है। नर्मदा जो नदी है रिफ्ट वैली से वो फ्लो करती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है ये आपको पता होना चाहिए। अमरकंटक का जो रीजन है मध्य प्रदेश के अंदर, जो अमरकंटक है वहाँ से वो निकलती है, मैकाल रेंज से। और अगर हम बात करें कि ये रिफ्ट वैली में कहाँ से फ्लो करती है, तो नॉर्दर्न एरिया के अंदर तो यहाँ पे इसके विंध्या जो रेंज है वो देखने के लिए मिलेगी, और सदर्न पार्ट के अंदर आपको जो सतपुरा रेंज है वो देखने के लिए मिलेगी। और वहाँ से वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो नर्मदा है वो फ्लो करती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो रेंजेज हैं उनसे निकलती है। और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हमारी 4 इंपॉर्टेंट रिवर हैं जिनको याद करने का तरीका है। समानता एक निमोनिक है, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। ये जो 4 नदी हैं जिसके अंदर माही, नर्मदा और ताप्ती जो हैं ये यहाँ पे रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं। और ये चारों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, इनका जो कोर्स है वो छोटा होने की वजह से डेल्टा है वो क्रिएट नहीं करती हैं। इसके अलावा दामोदर रिवर जो भी है, दामोदर नदी भी यहाँ पे रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स 3 आंसर है कि ओनली 3 यहाँ पे करेक्ट है। इन दोनों को चेंज किया गया है। कुल्लू वैली जो कि ब्यास नदी की वजह से बनी हुई है, जो रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है, वो एक ट्रांसवर्स वैली है। और ट्रांसवर्स वैली कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर शेप के अंदर होती हैं, जहाँ से भी ओरिजिन जो रूट है, जहाँ से इनका जो ओरिजिन डायरेक्शन है उसका ये बेसिकली उसके परपेंडिकुलर होंगी। स्ट्राइक वैली आपको हमेशा पैरेलल देखने के लिए मिलेगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये बेसिकली आपको जो फिजियोग्राफी है उन सब के अंदर आप रीड करोगे जो वैलीज़ के बारे में, तो आपको देखने के लिए मिलेगा। एनसीईआरटीज़ के अंदर इतना डिटेल के अंदर इसके बारे में नहीं मेंशन है। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आप रेफ़र करते हो ज्योग्राफी के रिगार्डिंग में, उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा इनके बारे में।
स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो 4 यहाँ पे इवेंट है वो बताए गए हैं और यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इन चारों इवेंट्स का जो समय है वो कौन सा है, क्रोनोलॉजिकली इनको बताना है करेक्ट ऑर्डर के अंदर में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप देखिए कि फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत के बारे में है। स्टूडेंट्स 1761 का जो समय है, 1761 के समय में बैटल ऑफ पानीपत है वो लड़ी गई थी। अब्दाली उस समय इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं, मराठा उसको डिफेंड करने के लिए जाते हैं। मराठा की जो फोर्सेज है उनकी वहाँ पे डिफीट होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो सदर्न इंडिया से मराठा ट्रैवल करते हैं तो उनका सपोर्ट भी काफ़ी सारे जो किंग्स हैं, जिसके अंदर भरतपुर का जो किंगडम है वो सब लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी अभी रिसेंटली भी न्यूज़ के अंदर इस वजह से थी, पानीपत मूवी आई थी कुछ साल पहले, 1 या 2 साल पहले, तो उस समय काफ़ी सारी जो कंट्रोवर्सी है वो उसकी वजह से न्यूज़ के अंदर भी था ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। बाकी इनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर जो मराठाज की डिफीट होती है उसके बाद में एक बात क्लियर हो चुकी थी कि इंडिया के ऊपर आने वाला जो समय है उसके अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पे रूल करेंगे। क्योंकि आप देखें कि 1757 के समय जो बिग पावर यहाँ पे हुआ करती थी उसको बैटल ऑफ प्लासी के अंदर डिफीट कर दिया था बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वो 1761 के समय है। नादिर शाह का इन्वेजन इंडिया के समय कब हुआ? तो नादिर शाह के इन्वेजन के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो नादिर शाह का जो इन्वेजन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा 1739 के समय में। उस समय में बैटल ऑफ करनाल है वो लड़ी जाती है, बैटल ऑफ करनाल लड़ी गई थी। तो बैटल ऑफ करनाल यहाँ पे लड़ी जाती है, नादिर शाह यहाँ पे आते हैं, दिल्ली को कम्प्लीटली लूटपाट करते हैं। जो पिकॉक है, पिकॉक का एक थ्रोन हुआ करता था जिसको शाहजहाँ ने बनवाया था, उस पिकॉक थ्रोन को भी लेके चले गए थे। तो 1739 में है। और हमारा जो कोहिनूर है जो प्रेजेंट समय आपको काफ़ी सारे पॉलिटिकल डिबेट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है कि कोहिनूर हम वापस लेके आएंगे, तो कोहिनूर जो हीरा है वो भी लेके चले गए थे नादिर शाह 1739 के समय में। स्टूडेंट्स ये 9 है 1739 के समय में। यहाँ पे थर्ड बताया गया है कि इम्पीचमेंट ऑफ वारेन हेस्टिंग्स। स्टूडेंट्स वारेन हेस्टिंग्स का जब इंडिया से वो रिटर्न करके चले गए थे 1784 के समय में, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में, तो उसके बाद में इनका जो करप्शन के जो एलिगेशन है, इनके जो जितना भी यहाँ पे प्लंडर किया गया है इनके द्वारा, तो उनके एलिगेशंस के अगेंस्ट में इनके ऊपर जो इम्पीचमेंट है वो चलाया गया था। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो 1787 का जो समय है, 1787 का जो समय है और 95 का जो समय है उस समय तक देखने के लिए मिलता है। अगर हम यहाँ पे बात करें दीवानी ऑफ बंगाल जो है वो ट्रांसफ़र किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा। एक बैटल ऑफ बक्सर है वो लड़ी गई थी। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में आपको पता होना चाहिए। बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ी गई थी स्टूडेंट? 1764 के समय में। 1764 में 3 जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पे लड़ाई करती हैं बैटल ऑफ बक्सर के अंदर में। और 3 इम्पोर्टेंट फोर्सेज कौन सी हैं? 3 इम्पोर्टेंट फोर्सेज हैं स्टूडेंट्स। एक तो आपको जो शाह आलम हैं वो देखने के लिए मिलेंगे कि शाह आलम सेकेंड हैं। इसके अलावा मीर कासिम हुआ करते थे, जो बंगाल में इनको नवाब बनाया जाता है मीर जाफ़र को हटा के, फिर मीर कासिम को दोबारा से रिमूव कर दिया जाता है, तो ये फिर चले जाते हैं शुजाउद्दौला जो नवाब ऑफ अवध होते हैं उनके साथ में। और उसके बाद में एक ट्रीटी है वो साइन की जाती है बैटल ऑफ बक्सर के बाद में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है वो साइन की गई थी। तो स्टूडेंट्स ये 1764 के समय में जो दीवानी राइट्स हैं बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफ़र किए गए। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे आप इनको कंपेयर कीजिए। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो नादिर शाह का जो इन्वेजन है वो सबसे पहले है, तो थर्ड आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे बी है, बी यहाँ पे राइट आंसर है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान को यहाँ पे अगर हम बात करें जो ग्रेट अंडमान है उसके साथ में जो सेपरेट कौन सा यहाँ पे चैनल है वो करता है। तो आप देखें कि पहली बात तो आपको ग्रेट अंडमान के बारे में पता होना चाहिए। जो हमारा नॉर्दर्न अंडमान है या जो सदर्न अंडमान का जो पार्ट है इसको यहाँ पे ग्रेट अंडमान से डिफाइन किया गया है। तो लिटिल अंडमान को ग्रेट अंडमान से जो सेपरेट करता है वो है डंकन पास।
यहाँ पे आपको अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स। आप ज्योग्राफी का जो एटलस है उसके अंदर जाके इसकी प्रैक्टिस करना आपकी। यहाँ पे आप देखिए कि अंडमान के अंदर आपको नॉर्दर्न अंडमान देखने के लिए मिलेगा, फिर आपको सदर्न अंडमान है, मिडिल अंडमान है, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पे आपको ग्रेट अंडमान है वो देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये जो बेसिकली अगर हम बात करें, सॉरी इसी पार्ट को ग्रेट अंडमान कहा जाता है, ये लिटिल अंडमान है। तो अंडमान एंड निकोबार को जो सेपरेट करता है वो तो है 10 डिग्री चैनल। जो अंडमान एंड निकोबार को जो सेपरेट करता है वो है 10 डिग्री चैनल। होम्फ्रे स्ट्रेट के बारे में अगर हम बात करें तो मिडिल अंडमान का जो पार्ट है, और जो बारतंग यहाँ पे आइलैंड है, बारतंग एक आइलैंड वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बारतंग आइलैंड को और जो मिडिल अंडमान का पार्ट है उसको यहाँ पे सेपरेट करता है होम्फ्रे स्ट्रेट। अगर हम बात करें ओस्टेन स्ट्रेट के बारे में अगर हम बात करें, जो नॉर्दर्न अंडमान और मिडिल अंडमान है उसको एक छोटा सा एक पास है ओस्टेन स्ट्रेट का, वो उसको यहाँ पे सेपरेट करता है नॉर्दर्न अंडमान और मिडिल अंडमान को। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो अंडमान एंड निकोबार है वो काफ़ी सारा न्यूज़ के अंदर में है। अभी आप देखिए कि जो ग्रेट निकोबार के ऊपर वहाँ पे रीडेवलपमेंट का जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का, उस वजह से भी न्यूज़ के अंदर में था। अभी रिसेंटली जो परमवीर चक्र जो हमारे रेसिपिएंट्स हैं उनके नाम पे कुछ आइलैंड्स के नाम चेंज किए गए हैं, रिसेंटली नाम चेंज किए गए हैं। और 2019 के समय में भी जैसे कि रोस आइलैंड को बोस आइलैंड कर दिया गया था, हैवलॉक को स्वराज कर दिया गया था। तो 3 आइलैंड के जो नाम हैं वो अर्लियर भी चेंज किए गए थे। तो आपको यहाँ की जो ज्योग्राफी है, इम्पोर्टेंट पीक के बारे में अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न अंडमान के अंदर ही एक सैडल नाम की जो पीक है वो सिचुएटेड है। 737 मीटर की यह हाइट है, इसकी 737 के आसपास हाइट है। तो यहाँ की जो ज्योग्राफी है, इम्पोर्टेंट जो पासेज हैं, जो एक्टिव वोल्केनो है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी के द्वारा 10 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है वो 2014 के अंदर पूछा गया था। यहाँ पे जो एक्टिव वोल्केनो है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 2018 के समय पूछा गया था। तो डंकन पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे एक एथलीट जो फुट का जो स्किन डिजीज़ है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है कि ये किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा या फंगस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर तो है फंगस है स्टूडेंट्स। फंगस की वजह से ये जो एथलेटिक जो फुट की जो डिजीज़ है वो आपको देखने के लिए मिलती है। और ये सेम वही फंगस है जिसके द्वारा जो रिंग वॉर्म है वो यहाँ पे किया जाता है, रिंग वॉर्म आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये फंगस की वजह से होता है, और फंगस की वजह से आपको काफ़ी सारे जो डेथ हैं वो देखने के लिए मिलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट है नील दर्पण के बारे में। नील दर्पण की अगर हम बात करें, जो इंडिगो यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ था, इंडिगो मूवमेंट है 1860 के समय में, जस्ट आफ्टर द हमारी जो 1857 की जो रिवोल्ट है उसके बाद में। तो 1860 का ये जो नाडिया डिस्ट्रिक्ट है बंगाल के रीजन के अंदर, वहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट में जाके जो किसानों का एक मूवमेंट था, उस मूवमेंट के अंदर अगर हम बात करें, एक नील दर्पण नाम का जो प्ले है, उस मूवमेंट के जो किसान हैं उनकी कंडीशन को ये शो करता है। ये जो नील दर्पण नाम का जो प्ले है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो दीनबंधु मित्रा हैं, उनके द्वारा इस नील दर्पण का जो प्ले है उसको लिखा गया है। इसके अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात करें, नील दर्पण के इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात करें, तो माइकल मधुसूदन दत्ता हैं, माइकल मधुसूदन दत्ता हैं, उनके द्वारा इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो किया गया है। तो स्टूडेंट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन इनके द्वारा, और ओरिजिनली जो बंगाली के अंदर इसको जो लिखा गया है वो इनके द्वारा लिखा गया था। इंडिगो प्लांटेशन के इस मूवमेंट के अगर हम बात करें, इंडिगो मूवमेंट के बारे में, तो 2 यहाँ पे ब्रदर्स हुआ करते थे। ब्रदर्स का नाम है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। उनके द्वारा इस मूवमेंट को लीड किया गया नाडिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। आप देखिए कि इस मूवमेंट को जो बंगाल का जो इंटेलिजेंसिया हुआ करता था, जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, उनके द्वारा सपोर्ट भी दिया गया, इनको लीगल असिस्टेंस है वो भी प्रोवाइड किया गया था। तो राइट आंसर है दीनबंधु मित्रा, उनके द्वारा नील दर्पण है वो लिखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इन जो स्टेट्स दिए गए हैं इनके अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो नेचुरल गैस का कौन सा स्टेट है। वैसे तो त्रिपुरा को रिसेंटली 2019 में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के रूप में जानते हैं, बट अगर हम दिए गए ऑप्शंस के अंदर देखें तो राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमने डिस्कस किया है।
आप इसके रिगार्डिंग में जो हमारी मिनिस्ट्री की जो साइट है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जो साइट है, उसके ऊपर भी जाके आप इनको देखना कि जो सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है ऑन शोर एंड ऑफ शोर जो एनर्जी है, नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन है उसके रिगार्डिंग में, क्योंकि हो सकता है कि यूपीएससी के द्वारा भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, सिविल सर्विस हम के एग्जाम के अंदर में। तो आज हमने जो नेचुरल गैस है उसके स्टेट्स को देखा, नील दर्पण के बारे में देखा जो कि दीनबंधु मित्रा के द्वारा एक बंगाली प्ले है और लिखा गया था। एथलेटिक फुट की जो डिजीज़ है वो आपको यहाँ पे फंगस की वजह से देखने के लिए मिलती है। लिटिल अंडमान को जो सेपरेट करता है उनके बारे में डिस्कस किया। होम फ्रे स्टेट की अगर हम बात करें जो कि हमारा जो अंडमान के अंदर में जो बारतंग आइलैंड है उसको, और अगर हम बात करें कि जो मिडिल अंडमान है उसको सेपरेट करता है, और मिडिल और नॉर्थ अंडमान को जो सेपरेट करती हैं वो ऑस्टिन स्ट्रेट हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार को करता है सेपरेट। यहाँ पे हमने इनके बारे में डिस्कस किया। हमने यहाँ पे रिवर वैलीज़ का जो फॉर्मेशन है उसके बारे में देखा। पीर पंजाल रेंज का कौन सा ग्लेशियर नहीं है, उर्दोक नहीं है, उसके बारे में डिस्कस किया। लेगून जो पुलिकेट लेक है, एक सिंपल लैंड फॉर्म के द्वारा लार्जर वाटर बॉडी से एक स्मॉलर वाटर बॉडी का जो सेपरेशन है उसको लेगून के बारे में बताया जाता है। जन शिक्षण संस्थान के बारे में देखा जो कि वोकेशनल एजुकेशन के साथ साथ लाइफ स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, इनके द्वारा एनजीओज के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। और हमने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को डिस्कस किया जिसका एजुकेशन क्राइटेरिया के अंदर स्कूल अटेंडेंस एंड ईयर ऑफ स्कूलिंग है। जो ग्लोबल लेवल पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो यहाँ पे यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड का जो पॉवर्टी रिडक्शन के रिगार्डिंग में जो इनिशिएटिव है उनके द्वारा निकाला जाता है। उसके भी सेम ही यहाँ पे जो डायमेंशन है वो देखने के लिए मिलेंगे और जो पैरामीटर्स हैं वो वहाँ पे लिटिल बिट डिफरेंट हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का क्विज का डिस्कशन था। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना रेगुलरली। आपका जो एटलास है उसके अंदर मैपिंग की ज़रूर से प्रैक्टिस करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।